गुड इवनिंग, नमस्कार। कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने भी नए स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, आप जल्दी से हमारे चैनल कैरियर पॉइंट DLN को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। साथियों, हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है ये पूरी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और हमारा इस चैनल के माध्यम से ये प्रयास है कि आप अपने आगामी परीक्षाओं में निश्चित तौर पर सफलता पा सकें। इसके लिए जितने भी बेहतर क्वेश्चन हो सकते हैं उनको यहाँ टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आपके लिए लाते हैं। आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हमने आपके लिए NCERT पुस्तक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो साथियों, जो NCERT से संबंधित हमने जो पहला टॉपिक शुरू किया है आपके लिए, वो भारतीय संविधान या राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है, जिसमें आज इसका दूसरा वीडियो है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आप कह सकते हैं, जहाँ से आप देखेंगे कि इस टॉपिक को सबसे टफ भी माना जाता है और यहाँ से आमतौर पे आप क्वेश्चन गलत करते हैं, जिसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। हमने इस टॉपिक से आज महत्वपूर्ण कुछ 28 क्वेश्चन के करीब लिए हुए हैं और हम लोग इसको निश्चित तौर पे सॉल्व करेंगे। आप सभी कमेंट सेक्शन में आके आंसर करें। इसके साथ साथ हर एक प्रश्न का आपको मैं एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास करूँगा, जिन्हें आप नोट भी करते चलेंगे और आप इस टॉपिक से फिर दोबारा कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। तो ठीक है साथियों, आज की टेस्ट सीरीज़ के लिए आप सभी तैयार हो जाएं, कमेंट सेक्शन में आएं और आंसर जरूर करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आपके विकल्प हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी विकल्प है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813 या फिर डी ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833। आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। मैं जब तक विकल्प को पढ़ता हूं, आप कोशिश करें कि आप उसका आंसर जरूर बता सकें। क्वेश्चन नंबर जो 1 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यहाँ आप इसके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से इसको आप क्लियर कर लेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा वर्ष 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर एलिजा एम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि 1774 में पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। किस एक्ट के तहत? तो वह है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा एम्पे। तो यहाँ से आपको 3 फैक्ट मिलते हैं और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बेहतर समझ पाएंगे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सेकेंड आप देख सकते हैं, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। आपके विकल्प है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, नेक्स्ट है 1892 या 1909 या फिर 1919। तो आप चारों विकल्पों को देख सकते हैं और फिर इसके बाद आप क्वेश्चंस के आंसर करें। साथियों, ये जो टेस्ट सीरीज़ है, आप यहाँ से संघ लोक सेवा आयोग या फिर राज्य लोक सेवा आयोग में आप देखेंगे जितने भी पेपर होते हैं वहाँ पे ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। अगर आप स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे अगर कोई आपसे ईजी क्वेश्चन होता है तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन जो सेकंड है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। यहाँ आप इसके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की परिषद का विस्तार किया गया तथा इसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करके उन्हें विधायी कार्यों में भागीदारी प्रदान की गई। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद में विधिवेत्ता के रूप में एक 5वें सदस्य को शामिल किया गया। इसके द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। तो आप ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन था कि प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को कब समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए, 1861 के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई। आपके विकल्प है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, दूसरा विकल्प है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तीसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर डी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919।
आपको बताना है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई। साथियों, आज का जो हमारा भारतीय संवैधानिक विकास का जो टॉपिक है, ये भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में माना जाता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा इसमें कहा जाता है कि परेशानी होती है। लेकिन अगर आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप जितने भी कठिन प्रश्न हो सकते हैं उनको बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका जो आंसर है साथियों, आप देख सकते हैं वो है आपका आंसर बी। इसके एक्सप्लेनेशन को आप देख सकते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और परिषद के कार्यों का विस्तार कर दिया गया। इसके तहत परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। आप ध्यान रखेंगे कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना भी इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे जो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 है, इसके द्वारा ही जो परिषद के सदस्य होते थे उन्हें बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई, परंतु ये ध्यान है कि अभी भी इन्हें मतदान का अधिकार नहीं था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, आप दोनों सूची को देख सकते हैं और इसके बाद जो विकल्प है उस आधार पे आपको इसे सुमेलित करना है। तो मैं एक बार क्वेश्चन को मिनिमाइज कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसे। नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य की अनुमति, गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति और दूसरे साइड में अधिनियम और उसके जो एक्ट हैं वो दिए गए हैं। आप इन चारों विकल्पों को देख सकते हैं और इसके बाद अपने अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताएं। आप देख सकते हैं साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। यहाँ पे मैं जितने भी ऊपर ये सूची 1 में दिए गए हैं और सूची 2, उन दोनों का सही आंसर यहाँ पे आपको मिलान जो है वो आपको मैं बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि विनियमन अधिनियम 1773 यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है उसके द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। आप यहाँ इसको ध्यान रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 वाले से हुई है। फिर नेक्स्ट था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों, ध्यान रखेंगे राजनीतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया, जबकि राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड के 6 सदस्यों के नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई। जबकि चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, आप ध्यान रखेंगे 1813 और 1833 ये दोनों से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई और भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए जो खर्च करने के लिए शिक्षा पे दिए गए थे वो चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा दिया गया था। फिर उसमें जो चौथा विकल्प था चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा विधि बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन ये पूछा गया था इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं आप। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? आपके विकल्प है 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम एक्ट द्वारा, बी ऑप्शन है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, सी है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा या फिर डी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है मुझे इसमें उम्मीद है या फिर हमें ये निश्चित भी है कि इसमें बहुत सारे लोगों को इन क्वेश्चन के आंसर नहीं भी आ रहे होंगे। यहाँ आप बस ये ध्यान रखेंगे कि आपको उत्तर भले ना आता हो लेकिन आप एक्सप्लेनेशन के माध्यम से इस टॉपिक को ज़रूर समझें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए।
केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई एवं महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जबकि इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। तो देखिए इसमें की पॉइंट जो हमारे लिए निकल के आता है वो ये है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम अगर आपसे कभी पूछे तो आप इसे कह सकते हैं कि ये जो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसे ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा गया। इसमें द्विसदनीय विधायिका की स्थापना हुई, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया और साथ ही द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसके अलावा लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, इनकी भी नियुक्ति हुई। तो आप समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपको कई सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से पृथक किया गया? आपके विकल्प है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। आपको बताना है कि किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया। आज की जो टेस्ट सीरीज में हम 25 से 26 क्वेश्चन जो भी सॉल्व करेंगे उसमें अगर आप 12 से 13 क्वेश्चन का भी आंसर सही दे जाते हैं तो आप मान के चलिए, यकीन रखिए कि आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी। इसलिए आप घबराएं नहीं, बस एक्सप्लेनेशन पे ज़रूर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आप देख सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के द्वारा वर्ष 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध नाम के 2 नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की भी स्थापना की गई। तो यहाँ पे आप जो कुछ पॉइंट्स जो ब्लैक में हैं आप देख सकते हैं, ये इस 1935 एक्ट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप देख सकते हैं कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? आपके विकल्प है संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को या फिर प्रांतीय गवर्नरों को। जितने भी साथी इस समय हमारे इस चैनल के इस वीडियो को देख रहे हैं वो निश्चित तौर पे आप लाइव चैट में आ जाए और यहाँ आप अपने क्वेश्चंस के आंसर बताते रहें। गलत सही मायने नहीं रखता, आपका भाग लेना ही इस टेस्ट में मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका जो आंसर है साथियों वो है आपका ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में संघ सूची, प्रांत सूची तथा समवर्ती सूची में किया गया था, जबकि अवशिष्ट शक्तियों सहित विदेशी, प्रतिरक्षा तथा कुछ आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए थे। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो देख सकते हैं आप, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। आपके विकल्प जो हैं आप एक बार देख सकते हैं इन्हें। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस में शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। आज की जो वीडियो है साथियों इसको आप 2 से 3 बार जरूर रिपीट करें, जो भी पॉइंट्स हैं उन्हें नोट करें, तो निश्चित तौर पे तैयारी बेहतर होती रहेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। आप ये भी ध्यान रखेंगे जो 1935 का एक्ट है ये हमारे इस भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स हमारे संविधान में मूल रूप से लिए गए हैं। तो 1935 का जो एक्ट है उसमें एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी क्योंकि देशी रियासतों ने इनमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति को
अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर 1909 या फिर 1947। आप चारों विकल्पों को देख सकते हैं और आपको बताना है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। मैंने कहा था आपसे कि 1935 के एक्ट से बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में शामिल की गई हैं। आप देख सकते हैं कि इस एक्ट के द्वारा धारा 42 से प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भी दी गई है। साथियों, आपको हमारा ये वीडियो अगर सही लग रहा हो और आपको पसंद आ रहा हो तो आप ज़रूर से एक बार सभी लोग आप लोग जाएं और इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें और साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दें। तभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँगा, जिससे क्या होगा कि और अधिक से अधिक स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ सकेंगे और हमारा ये जो प्रयास आपके लिए है ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। तो आप सभी इतना तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं आप कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? चलिए, कुछ क्वेश्चन सबके ध्यान में रख के लिया गया है। आपके विकल्प है कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर आयरलैंड। आपको बताना है कि संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश से ली गई है। संघात्मक व्यवस्था को फेडरल सिस्टम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, कनाडा। आप ध्यान रखेंगे कि भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है। भारत में अवशिष्ट शक्तियों अनुच्छेद 248 पर विधि बनाने का अधिकार भी संसद को है, जबकि अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आदि उपबंध कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि कनाडा के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई। तो उसमें जो सबसे खास बात है वह है फेडरल सिस्टम यानी संघात्मक शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं एक बार, आपसे 2 सूचियां दी गई हैं और इसमें सुमेलित करने को कहा गया और संविधान के तत्व हैं एक तरफ, दूसरी तरफ है किस देश से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा ही मिनिमाइज हो गया है। मैं आपको बता देता हूँ कि एक तरफ लिखा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, समवर्ती सूची तथा भारत राज्यों का संघ है, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और एक है संयुक्त राज्य अमेरिका। इन विकल्पों को आपको मिलाना है और आपको 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं वो नीचे हैं। अब आप इसे समझ भी पा रहे होंगे। देखिए, मैं इसका आंसर बताता हूँ, वहाँ से एक्सप्लेनेशन से आप इसको क्लियर कर लेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। मूल अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है, तथा भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा से लिया गया है। आप इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिकाएं हैं। बी विकल्प है सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है, द्विसदनीय विधायिका है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। आप क्वेश्चन देखें, विकल्प देखें, फिर अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन था कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा साथियों आपका ऑप्शन डी, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था में। आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च तथा प्रभुत्व संपन्न है, यहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है और न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून का न्यायिक पुनरावलोकन का कोई अधिकार नहीं है।
यानी जुडिशियल रिव्यू जो है इस मामले में ये अलग है, आप ध्यान रखेंगे। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से आर्टिकल 13 में निहित है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करना और असंवैधानिक पाए जाने पर उसे रद्द कर देने का अधिकार है। जबकि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की जो संकल्पना है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इसमें क्या अलग है, तो वो है ऑप्शन आपका डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपके विकल्प हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, भारत में सरकार का संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, या फिर डी विकल्प है पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ के जनता के द्वारा की जाती है। इन चारों विकल्पों में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है साथियों, इसका जो आंसर है वो आप यहाँ देख सकते हैं, वो है आपका ऑप्शन ए। प्रारंभिक अमेरिकी संविधान परिसंघ की स्थापना व्यवस्था करता है, परंतु अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात संघीय न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों ने इसे संघीय स्वरूप प्रदान किया। संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप अधिकांश विशेषताएं अमेरिकी संविधान में शामिल है, जैसा कि लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति, राज्यों के अपने पृथक पृथक संविधानों की उपस्थिति इत्यादि। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन था, आप एक बार देख सकते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, और ये आपका कथन जो इसमें सत्य है। बाकी इसमें जो दिए गए हैं वो गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। आपके विकल्प है फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर डी ऑप्शन है रूस। आप सभी जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपने आंसर बताते रहें। क्वेश्चन नंबर जो 14 है साथियों कि मौलिक अधिकारों का, तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। यहाँ आप इसके बारे में डिटेल समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र, जिसे आप बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, के समान है। इन अधिकारों को प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। आपको बताना है किस स्थान से, पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, या फिर डी ऑप्शन है पंजाब से। साथियों, हम इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से चाहते हैं कि ऐसे प्रश्न जो आमतौर पे आपसे परीक्षाओं में गलत होते हैं या जिनके कॉन्सेप्ट को समझने में आपको परेशानी होती है, उन्हीं टॉपिक्स को हम लोग यहाँ सॉल्व करें। और ये सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं। अगर आप इन्हें एक बार समझ लिए तो आपसे फिर ये क्वेश्चन दोबारा गलत नहीं होंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव 1946 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। देश के विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। तो आप ध्यान रखेंगे इनका कार्यक्षेत्र बदलकर बम्बई हो गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो है ऑप्शन आपका बी। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई। ये एक फैक्ट पे आधारित प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं विकल्पों को और अपने अपने आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। आप यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू यानी मध्य प्रदेश तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई। अतः इस प्रश्न का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। आपके विकल्प है सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर डी ऑप्शन है जगजीवन राम। क्वेश्चन था आपसे कि प्रथम अंतरिम सरकार का कौन इसमें सदस्य नहीं था। इसका जो आंसर है वो आप देख सकते हो, वो है ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आप ध्यान रखेंगे कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 में किया गया। अंतरिम सरकार के सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी तथा जगजीवन राम शामिल थे। लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, बल्कि वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए। तो उम्मीद है आप यहाँ इसके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं साथियों कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ। आपके विकल्प हैं 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1947 या फिर 30 जून 1949। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जल्दी से कमेंट सेक्शन में दे दें। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका जो आंसर है साथियों वो है आपका ऑप्शन बी। भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, अतः बैठक में 389 सदस्यों में से केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। देखिए, इस एक्सप्लेनेशन में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं कि पहली बैठक कब हुई, तो आप कहेंगे 9 दिसंबर 1946। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो कहेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या इसमें मुस्लिम लीग भाग ली थी, तो आप कहेंगे शामिल नहीं हुई। बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो आप कहेंगे 211। और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब निर्वाचित किया स्थायी सदस्य, तो वो कहेंगे 11 दिसंबर 1946। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं कि संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BN राव या फिर महात्मा गांधी। इन क्वेश्चन से आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे साथियों कि इसमें हमने अभी तक जितने प्रश्न किए हैं तो कुछ प्रश्न ऐसे थे जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे होंगे और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ही आसान हैं। इससे क्या अर्थ निकलता है ये कि अगर आप कोई भी परीक्षा देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो क्वेश्चंस को आप देखते हैं, अगर आपको टफ लगता है तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, धैर्य रखें, क्योंकि हर टाइप के सवाल एक पेपर में होते हैं और आप अपने ही टाइप जो भी आपको लगे कि क्वेश्चन यहाँ से हमारा रेंज है वहाँ से आप उसको आंसर करना शुरू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो है उत्तर ए है। आप यहाँ इसका डिटेल समझ सकते हैं। संविधान सभा की तीसरी बैठक, आपने ऊपर देखा कि पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी 11 दिसंबर और जो इसकी तीसरी बैठक है वो 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना अथवा उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य की व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिसमें से सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो सके। इस प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। आप यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखेंगे साथियों, अगर आपसे पूछे कि हमारे संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है तो आप कहेंगे 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों की एक तरफ दो सूचियाँ दी गई। एक तरफ दिया कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, उसमें सूची 2 में लिखा है बीटी कृष्णमाचारी। बी ऑप्शन है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। दूसरे नंबर पर सूची में जवाहरलाल नेहरू, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान के सदस्य, संविधान सभा समिति के अध्यक्ष। तो इन चारों को आपको सुमेलित करना है। तो आप यहाँ विकल्प को देख सकते हैं और फिर अपने अपने आंसर बता सकते हैं। ये जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसका जो आंसर है साथियों वो है आपका ऑप्शन बी। यहाँ आप पूरा आंसर ही समझ लें और इसे आप जरूर नोट कर लेंगे कि संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो थे एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो थे वो थे के.एम. मुंशी। जबकि राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के जो सदस्य थे वो थे वी.टी. कृष्णमाचारी। जबकि संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार इस क्वेश्चन नंबर जो 20 था, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं आप। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? आपके विकल्प है 7, 9, 11 या फिर 15। आज के टॉपिक और आज के प्रश्नों से आपको लगता होगा कि इस टॉपिक में आप जितना भी पढ़ें वो कम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संभावित प्रश्न इस टॉपिक से बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 21 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान कुल 11 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। संविधान निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए। तो यहाँ जो आपको ध्यान देने योग्य बात है वो ये देख सकते हैं कि कितना समय, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितने अधिवेशन, तो कहेंगे कुल 11 अधिवेशन। और संविधान निर्माण में खर्च कितना आया, तो आप कहेंगे 64 लाख रुपए खर्च आए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हैं कि संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था। आपके विकल्प है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा या फिर प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर जो 22 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ था। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना गया तथा स्थानों का आवंटन प्रत्येक प्रांत में उनकी जनसंख्या के आधार पर ही किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 23 है, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.N. राव या फिर K.M. मुंशी। आपको बताना है कि कानूनी सलाहकार कौन थे। क्वेश्चन नंबर जो 23 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, B.N. राव। आप देख सकते हैं डिटेल की संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में सर बेनेगल नरसिंह राव यानी B.N. राव को नियुक्त किया गया। बाद में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 1950 से वर्ष 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? इन चारों विकल्पों को देखें और इसका जो आंसर है वो आप सभी बताएं। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 24 से साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। यहाँ डिटेल देख सकते हैं आप कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे तथा इनके अतिरिक्त इस समिति में 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे जो इस प्रकार हैं: एन गोपालास्वामी अयंगर, K.M. मुंशी, अल्लादे कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्र।
फिर आप इसमें देख सकते हैं डीपी खेतान, तो ये ऐसे नाम हैं जो इस प्रारूप समिति से जुड़े हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर जो आप देख सकते हैं 24 था, इसका जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा या फिर ब्रिटिश संसद द्वारा? क्वेश्चन नंबर जो 25 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। भारतीय संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों का हस्ताक्षर किए गए थे तथा संविधान के कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, नागरिकता तथा निर्वाचन संबंधी प्रावधान इत्यादि। तो साथियों आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन अभी तक हमने 25 क्वेश्चन को सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 26 है कि किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? आपके विकल्प है वर्ष 1948, 1949, 1950 या फिर 1951। भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे हुआ है, इससे संबंधित अगर आप टॉपिक को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भारतीय संविधान के इस टॉपिक को आप इसके वीडियो को देख सकते हैं जो मैंने आपके लिए बनाया है, और आपको इससे संबंधित सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 26 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं यहाँ इसका डिटेल की जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1911 में की गई थी। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान के गायन का समय जो है वो 52 सेकेंड होता है तथा जनगण मन को पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रगान की रचयिता किया गया है कब? 1911 में। लेकिन इसे राष्ट्रगान के रूप अपनाया कब गया? 24 जनवरी 1950 को। इसको गाने का समय कितना है तो कहेंगे 52 सेकेंड। पहली बार कब गाया गया तो कहेंगे 1911 में। कहाँ पे तो कहेंगे कलकत्ता अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने की तो बिशन नारायण धर ने की। इतने सारे फैक्ट आपको एक क्वेश्चन में मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 27। अब कंप्लीट होने वाला है टेस्ट सीरीज, तो इसलिए आप बने रहें, घबराएं नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आपके विकल्प है डॉक्टर BR अम्बेडकर, आचार्य JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। आज की टेस्ट सीरीज में टोटल 28 क्वेश्चन हैं साथियों। 27 क्वेश्चन आप इस समय सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू, व मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी तथा डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जबकि अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। आज की जो टेस्ट सीरीज है उसका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, वो देख सकते हैं आप। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इसका आंसर पता भी होगा। जो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर जो 28 है वो देख सकते हैं। इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी को ही प्रति वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो आप ध्यान रखेंगे वो कारण था
कि इस तिथि को ही 1930 में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो साथियों, ये तो था एनसीईआरटी पे आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला, जो टॉपिक था संवैधानिक विकास। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपके एक्सप्लेनेशन से आपको निश्चित तौर पे बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। तो आप हर दिन शाम के 8 बजते ही आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, और इसके साथ जो भी टेस्ट सीरीज चल रही उनके प्रश्नों को सॉल्व करें। नहीं आ रहा तो उसके एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दें। जहाँ तक संभव हो सके प्रश्नों के आप उत्तर को लिख लें, नोट कर लें, और इस तरीके से आप देखेंगे कि एक बेहतर नोट्स और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शन आपके पास हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो आज की टेस्ट सीरीज में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम कुछ नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। चलते चलते मैं चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक तथा शेयर करते रहें, और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुँचाते रहें। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद।